नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी के लिए आज के इस विशेष न्यूज़ और एडिटोरियल विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। द हिंदू के टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट से लेकर सबसे अहम संपादकीय लेखों तक आज हम उन शासन, भू राजनीतिक और तकनीकी बदलावों को डिकोड करने वाले हैं जो परीक्षा के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज के हमारे एजेंडे पर एक त्वरित नजर डालते हैं। हम घरेलू राजनीति में चुनाव डेटा के रुझानों से शुरुआत करेंगे, फिर भारत नेपाल सीमा और अमेरिका ईरान तनाव जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद एआई और साइबर युद्ध पर चर्चा होगी और अंत में कुछ प्रमुख घरेलू बुनियादी ढांचे और कानूनी अपडेट्स को समेटेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राजव्यवस्था की और विशेष रूप से चुनाव डेटा के रुझान और लोकतांत्रिक भागीदारी की। हाल के राज्य विधानसभा चुनावों के आंकड़ों ने एक बहुत ही शानदार तस्वीर पेश की है। ये सिर्फ एक दो चुनावों की बात नहीं है, बल्कि पिछले पूरे एक दशक में हमने लोकतांत्रिक भागीदारी में एक मजबूत और सकारात्मक बदलाव देखा है। मतदाता पहले से कहीं अधिक संख्या में बाहर आ रहे हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक जड़ों के लगातार गहरे होने का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। इस बदलाव का पैमाना वाकई हैरान करने वाला है। पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण लें, जहां 2011 में मतदान लगभग 84% था, जो अब 92% के पार जा चुका है। और सिर्फ यही नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी ये आंकड़ा 45% से उछलकर 61% तक पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये उत्साह किसी एक क्षेत्र या राजनीतिक माहौल तक सीमित नहीं है। लेकिन हाँ, एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। गुजरात, यूपी और कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, वहीं पंजाब, मेघालय और हरियाणा जैसे कुछ राज्य अपवाद भी हैं। वहां मतदान प्रतिशत में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। यह हमें बताता है कि देश भर में राजनीतिक गतिशीलता एक जैसी नहीं है। अब जाहिर है, इतने विशाल लोकतांत्रिक महाकुंभ को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जाता है। मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा बलों और पर्यवेक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करती है कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी डर के और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से संपन्न हो। आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, जहां भारत नेपाल सीमा की बदलती गतिशीलता चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐतिहासिक रूप से हमारे नेपाल के साथ हमेशा से बहुत खुले और दोस्ताना संबंध रहे हैं, लेकिन हाल ही में कुछ तनाव उभरे हैं। कूटनीतिक दृष्टिकोण से हमें दोनों पक्षों को समझना होगा। नेपाल अपना दावा 1816 की सुगौली संधि के आधार पर करता है, वहीं भारत का पक्ष पूरी तरह से ऐतिहासिक और व्यवहारिक उपयोग पर टिका है, क्योंकि 1954 से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत इसी मार्ग का उपयोग करता आ रहा है। इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है, भंसार। ये नेपाल द्वारा सख्ती से लागू किया गया एक नया सीमा शुल्क है। अब भारत से जाने वाले 100 नेपाली रुपए से अधिक के सामान पर यह टैक्स लग रहा है। दशकों से दोनों देशों के बीच जो रोटी बेटी का गहरा रिश्ता और खुली सीमा रही है, उस पर इस तरह के सख्त नियमों का सीधा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोग इस बदलाव से खासे चिंतित हैं। चलिए अब अपनी चर्चा को वैश्विक भू राजनीति की ओर ले चलते हैं, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर। यहां स्थिति फिलहाल पूरी तरह से एक डेडलॉक यानी गतिरोध में फंसी हुई है। ईरान ने युद्ध और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करने के लिए बाकायदा एक 14 सूत्रीय योजना पेश की थी, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए एक असंभव सैन्य अभियान की चेतावनी दे डाली है। दोनों ही देश अपनी अपनी मांगों पर बिल्कुल डटे हुए हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो पेंच फंसा है, वो बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि है, जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु क्षमता विकसित करने की इजाजत तो देती है, लेकिन हथियार बनाने पर रोक लगाती है। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई का स्टैंड है, जो पूरी तरह से धार्मिक आधार पर परमाणु हथियारों का सख्त विरोध करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और धार्मिक मान्यताओं का एक बहुत ही अनूठा टकराव है। अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। यहाँ एआई और साइबर युद्ध के बढ़ते खतरे बिल्कुल नए समीकरण बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक तकनीक नहीं रही, बल्कि ये युद्ध के नियमों को फिर से लिख रही है। पालंटियर कंपनी के सीईओ अलेक्जेंडर कार्प का ये बयान बहुत ही सटीक है कि इस सदी में हार्ड पावर सॉफ्टवेयर पर ही टिकेगी, यानी एआई अब आधुनिक सैन्य ताकत और लक्ष्यीकरण प्रणालियों की सबसे अहम रीढ़ बन चुका है। और ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट यानी खामी पैदा कर रही है।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 24 देशों के बीच बल प्रयोग पर तो रोक लगाता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई देश एक मूक साइबर हमले से किसी दूसरे देश के उपग्रहों को पंगु बना दे, बिना कोई मिसाइल दागे, मौजूदा कानून इस नए तरह के बल प्रयोग से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बिग टेक कंपनियों की इस बेतहाशा ताकत पर लगाम कसने के लिए दुनिया भर में नियामक अब जाग रहे हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ का डिजिटल मार्केट एक्ट या डीएमए, ये कानून एआई टूल्स के लिए हार्डवेयर इकोसिस्टम के भीतर इंटरऑपरेबिलिटी को अनिवार्य बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे और कोई एक कंपनी पूरे सिस्टम पर एकाधिकार न जमा ले। आइए अब अपनी चर्चा को वापस घरेलू मुद्दों पर लाते हैं, जहां बुनियादी ढांचे और कानून प्रवर्तन से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स हैं। हाल ही में सामने आई कुछ घटनाएं सख्त प्रशासन और नागरिक सुरक्षा की मांग करती हैं। पुणे में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं दिल्ली के विवेक विहार में हुए दुखद अग्निकांड की जांच से एक गंभीर बात सामने आई है कि कैसे इमारतों में लगी प्रतिबंधात्मक खिड़की की ग्रिल्स ने बचाव कार्य में भारी बाधा डाली। ये नियम कानूनों को सख्ती से लागू करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। अगर हम शहरी बुनियादी ढांचे की बात करें तो एक बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली मेट्रो के फेज 5B विस्तार के लिए 48,204 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। ये 97 किलोमीटर लंबा नया नेटवर्क 2029 तक बनकर तैयार होगा, जो शहरी गतिशीलता और कनेक्टिविटी को एक नए स्तर पर ले जाएगा। साथ ही राज्यों के स्तर पर भी बड़ा औद्योगिक विस्तार हो रहा है। आंध्र प्रदेश इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। रजैयापेटा में 17.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला स्टील प्लांट, 1.5 गीगावाट का प्रस्तावित डेटा सेंटर और विशाखापत्तनम में सबसी केबल नेटवर्क का लाभ उठाना, ये सभी कदम एक सीईओ शैली के प्रशासन को दर्शाते हैं, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण से एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। एक तरफ तकनीक वैश्विक युद्ध के मायने बदल रही है और दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर लोग लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में हमारी आधुनिक शासन व्यवस्थाएं इन दोनों तेज और विपरीत बदलावों के साथ खुद को कैसे ढालेंगी, ये सोचने वाली बात है और यही वो बिंदु है जो हमारी भविष्य की नीतियों को आकार देगा। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाए रखिए।